नमस्कार। आज मैं आपको भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में बताऊंगा, जिसने कि भारत की सीमाओं का बहुत बहुत ज़्यादा विस्तार किया था। मैं आपको ये बता चुका हूँ कि मगध साम्राज्य के प्रारंभिक शासकों ने, जिनमें हर्ष वंश था, शिशुनाग वंश था और नंद वंश था, ये तीनों ही वंश भारत की सीमाओं के विस्तार के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। और इन तीनों ही शासकों ने, इन तीनों ही वंशों ने मगध में एक साम्राज्य विस्तार की, एक अखंड भारत की एक परंपरा को जन्म दिया था। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का वो भारत, जहाँ बहुत ज़्यादा संगठित नहीं था, छोटे छोटे राज्यों में विभाजित भारत अपनी स्वतंत्रता की रक्षा में शायद समर्थ नहीं था, और इसी कमजोरी का फायदा उठा के भारत के ऊपर सिकंदर ने आक्रमण किया था। यद्यपि उस समय भी मगध के शासक इतने शक्तिशाली थे कि सिकंदर की सेना झेलम को पार नहीं कर पाई थी। मगध के सैनिकों की बहादुरी के जो किस्से उसने सुन रखे थे, उससे सिकंदर की हिम्मत नहीं पड़ी थी कि भारत के अंदरूनी मामलों में वो हस्तक्षेप कर सके। भारत के अंदर के जो सीमा क्षेत्र है, अंदरूनी जो क्षेत्र है, उसमें वो आक्रमण कर सके। परंतु जैसा कि मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बताया था कि नंद शासक लोकप्रिय नहीं थे, जनप्रिय नहीं थे, जन असंतोष था, और इसी कारण समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग नंदों से नाराज था, और इसी कारण वहाँ हम एक जन असंतोष देखते हैं, और उस जन असंतोष का परिणाम हम एक नए शासन की शुरुआत के रूप में पाते हैं। हमको, अगर हम मौर्य साम्राज्य की महत्ता के बारे में अगर हम जाने या जानने की कोशिश करें, तो उसकी उपलब्धि ये थी कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने जिन जिन प्रदेशों पर यूनानियों का कब्जा था, उन सारे के सारे प्रदेशों को, अधिकांश प्रदेशों को भारत वापस लेने में समर्थ हुआ। और दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गुलामी का जुआ उतार फेंका था, और इस गुलामी की जुए को उतारने का जो श्रेय जाता है वो सेंडर कोटस को जाता है। यानी कि जो जस्टिन है, वो इस महान व्यक्तित्व जिसने कि सिकंदर के बाद भारत को स्वतंत्रता दिलवाई थी, उन प्रदेशों को वापस यूनानियों से छीना था, वो चंद्रगुप्त था, या यूनानी भाषा में सेंडर कोटस था, एंडर कोटस था। और इस नए राजवंश के बारे में जो मैं बातें बताऊंगा, उससे पहले कुछ बहुत महत्वपूर्ण आपको बातें बताऊंगा कि इस मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण जो ये देन कह सकते हैं कि भारत में एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना हुई। यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो विशाल भारत बना, उसमें केंद्र बहुत शक्तिशाली था। यानी कि एक शक्तिशाली राजतंत्र के रूप में एक बहुत समर्थ भारत, एक सामर्थ्यवान भारत, एक अखंड भारत हमको इस चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में और आगे आने वाले जो मौर्य शासक थे उनमें हमको दिखाई देता है। देश के अंदर, पूरे देश के अंदर हमको एक राजनीतिक एकता दिखाई देती है। यानी कि हम 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में बहुत छोटे छोटे गणराज्य हम देखते हैं, बहुत छोटे छोटे राजतंत्र देखते हैं, परंतु इस युग में आते आते हम ये पाते हैं कि एक शक्तिशाली केंद्र हमारे सामने उभर के आता है, एक शक्तिशाली एक ऐसा राजतंत्र उभर के आता है जिसके डर से विदेशी आक्रांतक देश की सीमाओं में घुसने की हिम्मत नहीं कर सकते। और इन सबको, इस मौर्य युग की एक खास बात है कि मौर्य युग से पहले इन विदेशियों की हिम्मत थी कि भारत की सीमाओं के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, परंतु ये वो वंश था, वो राज्य था जिसने कि इन विदेशियों को भारत की धरती से निकाल बाहर करने में सफलता हासिल की थी। और इसके लिए उन्होंने जनमानस को साथ लिया था, स्थानीय लोगों को उसने साथ लिया। तो ये युग जो था वो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला था। ये युग था जो कि हम कार्यक्रम की दृष्टि से भी इस युग को हम कह सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम हमको इस युग में
स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। हम ये कह सकते हैं कि जो चंद्रगुप्त का शासन काल था वो 322 ईसा पूर्व से लेके और 298 ईसा पूर्व तक था। यानी कि जो तिथिक्रम हमको मिलने लगता है, स्पष्ट रूप से जो तिथिक्रम की जो घटनाएं हमारे सामने इससे पहले के शासकों में आती थी वो मौर्य शासकों के शासनकाल में हमको दिखाई नहीं देती। तो मौर्य जो साम्राज्य था उसने हमको राजनीति एकता के रूप में, राजनीतिक अखंडता के रूप में एक बहुत शक्तिशाली भारत दिया था। अंधकार से प्रकाश की ओर ये युग ले जाने वाला था। हमको तिथि क्रम बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है और इसके साथ साथ विदेशी ताकतें देश में पराजित होने लगी थी। अब उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो देश की सीमाओं में हस्तक्षेप कर सकें। और अब आइए इस महान चंद्रगुप्त के, इस शासक के, संस्थापक के प्रारंभिक जीवन के बारे में मैं आपको जानकारी दूं। दुर्भाग्य से जो हमको चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन की जानकारी जिन स्रोतों से मिलती है उनमें परस्पर एकता नहीं है। जो जैन ग्रंथ हैं, जो बौद्ध ग्रंथ हैं, जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनमें परस्पर विरोधी बातें हमको दिखाई दे रही हैं। यानी हम एक निश्चित तथ्य तक नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि, हम नहीं कह सकते कि ये महान शासक आखिर में किस वंश से संबंधित रखता था, इसका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा होगा, इसका प्रारंभ, इसके माता पिता कौन रहे होंगे, किस वंश से संबंधित रहा होगा, इसके बारे में कुछ प्रमाणित जानकारी हमको नहीं मिलती। जैन ग्रंथ या बौद्ध ग्रंथ हमको थोड़ा बहुत इसकी जानकारी दे देते हैं। अगर हम बौद्ध ग्रंथों की बात करें तो बौद्ध ग्रंथ से हमको मालूम चलता है कि चंद्रगुप्त के जो पिता थे वो मौर्य नगर के प्रमुख हुआ करते थे। चंद्रगुप्त के जो पिता थे वो मौर्य नगर के प्रमुख थे और एक सीमांत युद्ध में वो मारे गए थे। सीमांत युद्ध में जिस समय मारे गए थे उस समय चंद्रगुप्त का जन्म नहीं हुआ था और उस युद्ध में मारे जाने के बाद चंद्रगुप्त की जो मां थी उनको उनके भाई उनकी सारी सुरक्षा की दृष्टि से पाटलिपुत्र ले आए थे। वही पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। पता नहीं किन परिस्थितियों में कहा जाता है, बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को एक गौपालक को, एक ग्वाले को सौंप दिया गया था, बेच दिया गया था, नहीं कहा सकता था सौंपा गया था या बेचा गया था। और प्रारंभिक जो उनका लालन पालन हम देखते हैं वो गौपालक और गौशाला में हमको दिखाई देता है। और यानी कि निश्चित रूप से उनका जो प्रारंभ था, उनका जो बचपन था वो एक कुलीन परिवार में होने के बावजूद भी बहुत संघर्षपूर्ण था, बहुत गरीबी वाला था और गौपालक के यहाँ वो बड़े हुए थे और उसके बाद वहीं से उनको दोबारा एक बार दूसरे हाथों में सौंपा गया और अपनी बार एक शिकारी के हाथों में उनको बेचा गया। गौपालक ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक शिकारी को बेच दिया और शिकारी के साथ अब वो बालक बड़ा होने लगा। जंगलों में शायद शिकार जो भी उस खरीदार का या जिस व्यक्ति ने खरीदा होगा उसका जो जैसा भी जीवन यापन होगा उसके साथ वो अपना जीवन व्यतीत करने लगा और वहीं वो धीरे धीरे और बड़ा होने लगा। उसी समय नंद साम्राज्य से नाराज होकर चाणक्य उस प्रदेश में घूम रहे थे। चाणक्य को एक ऐसे व्यक्तित्व की तलाश थी जो अलोकप्रिय नंदों का उन्मूलन कर सके। चाणक्य को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी, एक ऐसे युवा की तलाश थी जो कि यूनानियों को देश से बाहर कर सके। चाणक्य को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो कि एक अखंड भारत का, एक शक्तिशाली भारत का, एक समर्थवान भारत का निर्माण कर सके। और उस जंगल में एक बालकों का झुंड उस चाणक्य को दिखाई दिया। वो जो बालक था वो राजकीलकम नामक एक खेल खेल रहा था। राजकीलकम नामक एक खेल खेल रहा था। चाणक्य ने उस बालक को खेलते हुए देखा, उसकी क्षमताओं को परखा और चाणक्य को ये लगा कि ये बालक जो है वो उनके उद्देश्यों को पूरा कर सकता है, भविष्य का भारत का सम्राट बन सकता है। चाणक्य ने उस बालक को उस शिकारी से 1000 कापासन में 1000 मुद्राओं में
ये काकासण उस समय की मुद्रा हुआ करती थी, तो 1000 काकासण बहुत हुआ करते होंगे, बहुत महंगी दर पर इस 1000 काकासण में चंद्रगुप्त को खरीद लिया। और उसके बाद अब इस चंद्रगुप्त का लालन पालन, इसकी शिक्षा दीक्षा चाणक्य के नेतृत्व में हुई। चाणक्य उनको तक्षशिला लाई, जो कि शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था, राजनीति और कूटनीति की शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था। और चाणक्य ने वहाँ उनको शिक्षित किया, जितनी भी शिक्षाएं हो सकती थी, एक राजा को जितनी शिक्षा दी जानी चाहिए थी, एक राजा का जिस तरह का व्यवहार होना चाहिए था, सारा का सारा एक नए सिरे से उस बालक को तैयार किया गया भावी भारत के लिए। भावी सम्राट अब तैयार हो रहा था चाणक्य के नेतृत्व में। तक्षशिला की झोंपड़ियों में एक भावी भारत के शासक का निर्माण किया गया, और उस शासक को उस बालक के माध्यम से चाणक्य ने आगे के भारत के निर्माण का एक सपना देखा था। और अब ये प्रश्न आता है कि चाणक्य के उद्देश्य क्या थे, यानी कि चाणक्य ने भारत इस बालक को क्यों तैयार किया। चाणक्य के मन में क्या था कि वो इस तरह वो एक नए भारत के निर्माण के लिए नए शासक का सृजन करना चाहता है। तो अगर हम उस समय के परिवेश की बात करें, उस समय के भारत की बात करें, तो उस समय भारत को दो राजनीतिक मजबूरियों से निपटना था। एक ये था कि भारत के ऊपर यूनानियों का दबाव था, भारत के बहुत से सीमांत यूनानियों के कब्जे में थे। सिकंदर की मृत्यु के बाद भी उसके प्रतिनिधि बहुत से भारतीय प्रदेशों के ऊपर शासन कर रहे थे। देश को इन विदेशियों से, इन यूनानियों से बाहर निकालना था, देश को इन यूनानियों से मुक्त करना था। इसके लिए एक शक्तिशाली, एक निश्चित ध्येय वाला राजा चाहिए था, और चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में वो राजा अब देश को मिलने वाला था। और दूसरा उद्देश्य जो था वो था कि जो अलोकप्रिय नंद शासक थे, वो भी कम शक्तिशाली नहीं थे, उनको भी हटाना था, उनका भी उन्मूलन करना था, ताकि जो मगध का प्रदेश है, जो भारत का प्रदेश है, वो उन नंदों के अत्याचारों से मुक्त हो सके। तो जो चाणक्य था वो दो देशों को लेकर आगे बढ़ा था, यूनानियों को यानी विदेशी सत्ता से देश को मुक्ति दिलानी है, और अलोकप्रिय शासकों से देश को मुक्ति दिलानी है। इसलिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा का अच्छा प्रबंध किया, जो भी संभव हो सकता था वो सारी की सारी शिक्षाएं उन्होंने दी, और इस तरह चंद्रगुप्त का निर्माण किया गया। अब चंद्रगुप्त के निर्माण के साथ अब दूसरी जरूरत थी, अकेले राजा को तैयार करने से कुछ नहीं होता, आवश्यकता थी कि अब राजा के साथ सेना भी चाहिए थी, धन भी चाहिए था। पैसा कहाँ से आता, पैसा तो था नहीं। अब चाणक्य वो व्यक्तित्व था जो विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बनाना जानते थे, जिस माध्यम से भी अपने उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती थी, वो सारे तरीके चाणक्य अच्छी तरह जानते थे। और इसीलिए उन्होंने न केवल चंद्रगुप्त का निर्माण किया, बल्कि उसके साथ साथ एक बहुत शक्तिशाली सेना का भी निर्माण किया। उनके सैनिकों किन क्षेत्रों से सेना इन्होंने इकट्ठी की, आश्चर्य की बात है कि हमको तत्कालीन स्रोतों से मालूम पड़ता है कि जो उपेक्षित थे, जो समाज द्वारा उपेक्षित किया गया वर्ग था, उन वर्गों से उसने एक विशाल शक्तिशाली सेना का निर्माण किया था। जो हमको उनके सैनिकों में आने वाले, जो उनकी सेना में जो लोग शामिल थे, उसमें हमको 5 तरह के सैनिक को दिखाई देते हैं। पहला वर्ग था चोर या प्रतिरोधक। हम चौंक सकते हैं कि चोरों को अपनी सेना में भर्ती किया, परंतु दिग्भ्रमित लोगों को भी राष्ट्र के नाम पर एकत्र करके अपनी सेना में भर्ती कर लेना चाणक्य का एक बहुत बड़ा प्रयास रहा होगा। ऐसे लोग जिनका जीविकोपार्जन का साधन नैतिक नहीं था, उनको राष्ट्र के नाम पर अपनी सेना में भर्ती करना, ऐसे चोर जो थे, लुटेरे थे, जो डाकू थे, उनको उन्होंने अपनी सेना में भर्ती किया। एक निश्चित उनको रास्ता दिखाया, राष्ट्र की आवश्यकता को उन्होंने महसूस कराया। दूसरा था चोरगण, यानी कि जो छोटे छोटे चोरों के समूह हुआ करते थे, लुटेरों या डाकुओं के समूह हुआ करते थे, ग्रुप हुआ करते थे। यानी पहला जो है वो इंडिविजुअल व्यक्ति रहे होंगे, और दूसरा जो समूह में जो चोरी करते होंगे, जो डाका डालते होंगे, जो लूटमार करते होंगे, ऐसे लोगों को, चोरों के समूह को, डाकुओं के संगठित दलों को उन्होंने अपनी सेना के अंदर भर्ती किया। तीसरा मलेच्छ, शायद जो कुछ पर्वतीय जातियां थी, जिनको की
मलेच्छ कहा जाता था, ऐसी जातियां उपेक्षित थी परंतु बहुत लड़ाकू थी। ऐसे विपरीत समय में जब राष्ट्र को अच्छे सैनिकों की आवश्यकता थी, अच्छे लड़ाकों की आवश्यकता थी, इन मलेच्छों को भी उन्होंने अपनी सेना के अंदर भर्ती किया। चौथी उनकी सेना का भाग था आठवीं, यानी वनवासी जो वन के क्षेत्रों में रहते थे, ऐसे लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया। और उसके बाद वनवासियों के बाद उन्होंने शस्त्रोपयोगी जो जातियां थी, यानी कि जो लड़ाकू जातियां थी, उनको अपनी सेना में भर्ती किया। और इस तरह 5 तरह के सैनिकों की सेना में थे। कौन थे? चोर थे, चोरों के समूह थे, मलेच्छ थे, आठविक थे और शस्त्रोपजीवी थे, यानी कि जिनका शस्त्र के आधार पर लड़ाई जिनका आधार था, जिनका पेशा था, जिनका व्यवसाय था, इन सारे लोगों को उन्होंने अपनी सेना के अंदर भर्ती किया और एक बहुत शक्तिशाली सेना का गठन ये कर चुके। अब प्रश्न आता है, इस सेना के अंदर पैसा कहाँ से आया होगा? शायद अगर परिशिष्ट वर्णन की बात करें तो परिशिष्ट वर्णन का ये इशारा है कि चाणक्य ने धातुशास्त्र के ज्ञान से धन अर्जित किया था, यानी कि जो भी उनका ज्ञान रहा होगा धातुशास्त्र का, उससे उन्होंने पैसा इकट्ठा किया था। एक और बात आती है कि मुद्रण राक्षस और परिशिष्ट पर्वन जो ग्रंथ है वो कहते हैं कि एक प्रवर्तक नामक एक हिमालय का राज्य था। उस प्रवर्तक नाम के उस राज्य ने या राजा ने चंद्रगुप्त मौर्य की या चाणक्य की मदद की थी, उसकी सैन्य सहायता भी चाणक्य को मिली थी। और ये प्रवर्तक कौन रहा होगा? जो एच.डब्ल्यू. टॉमस है, एक बहुत इतिहासकार है, वो कहते हैं कि ये शायद पौरस रहा होगा, परंतु हमको कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती कि ये प्रवर्तक नामक जो राजा था कौन था। परंतु ये निश्चित है कि उसकी जो सैनिक ताकत थी, जो चाणक्य की जो सैनिक ताकत रही होगी, वो प्रवर्तक के साथ मैत्री संबंध करने के बाद काफी बढ़ रही होगी। और एक और बात है कि रीच डेविड नामक एक इतिहासकार है, क्या नाम है? रीच डेविड नामक इतिहासकार है। उनका ये कहना है कि चंद्रगुप्त के सैनिकों का एक बहुत बड़ा भाग पंजाब के सैनिकों का था, क्योंकि मुख्य रूप से जो यूनानी थे वो पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और तक्षशिला जैसे प्रदेशों के ऊपर छाए हुए थे। तो उनको भारत से बाहर निकालने के लिए शायद सीमांत प्रदेश के लोग रहे होंगे, जो पंजाब जो उस समय एक बहुत बड़ा भूभाग का पंजाब हुआ करता था, उस प्रदेश के लोगों को उसने अपनी सेना के अंदर भर्ती किया होगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन, उनकी सैनिक क्षमता और उनके किस तरह के सैनिक हुआ करते थे, किस तरह का उनके सैनिकों का गठन हुआ था, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। अगले वीडियो में इसी चंद्रगुप्त के बारे में मैं आपको आगे की जानकारी दूंगा। धन्यवाद।